गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब हम लोग तापमान का अध्ययन करेंगे। तापमान अभी तक हम लोगों ने देखा सौर विकिरण और इसके बाद में फिर हमने अध्ययन किया ऊष्मा संतुलन। तो ये चैप्टर जो है 3 पार्ट में ख़त्म हो रहा है। तो सौर विकिरण और ऊष्मा संतुलन को हमने इसके पहले 2 पार्ट में हमने अध्ययन कर लिया कि किस तरीके से सौर विकिरण और ऊष्मा संतुलन है। इसके बाद में हम लोग तापमान का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तापमान में हम लोग ये अध्ययन करेंगे कि तापमान पृथ्वी पर तापमान की जो है प्राप्ति कैसे होती है, फिर उसके बाद में उसका प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं और पृथ्वी पर उसका जो है वितरण कैसा है, क्षैतिज वितरण और लंबवत वितरण, ये सब हम अध्ययन करेंगे। तो तापमान क्या है कि देखिए, तापमान से पहले ऊष्मा समझ लो। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा क्या है? पदार्थ में अणुओं की गति, यानी ऊष्मा क्या है? गतिशील पदार्थ, गतिशील तत्व है। ऊष्मा क्या है? गतिशील तत्व है, जिसमें पदार्थ जो होते हैं, हमने बताया था कि जो एक पदार्थ होता है उसमें अणु होते हैं। जैसे लोहा है तो लोहे तमाम अणुओं से मिलकर के लोहे की जो है लोहा बनता है। तो अणुओं की गति को ऊष्मा कहते हैं। अणुओं की गति को क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। और जब किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने का जो डिग्री में माप करते हैं उसे तापमान कहते हैं। तापमान को डिग्री में मापते हैं, चाहे डिग्री फ़ारेनहाइट में मापें, चाहे डिग्री सेल्सियस में मापें, चाहे डिग्री केल्विन में मापें। तो तापमान को किस में मापते हैं? डिग्री में। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो थर्मामीटर से आपका तापमान मापता है, आपके बुखार को मापता है। बुखार मापने का मतलब क्या हो गया? तापमान माप रहा है कि आपका तापमान कितना है। तो डिग्री में मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में। तो इस तरीके से जब किसी स्थान या पदार्थ, मान लो हमारा शरीर पदार्थ है तो इसका तापमान माप रहे हैं, या किसी हमारी पृथ्वी के किसी स्थान का तापमान मापने के लिए जो डिग्री प्रयोग किया जाता है वही पैमाना क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है। अब ये है तापमान को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। हमारी पृथ्वी पर जो तापमान है उसको प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं। सब जगह तापमान बराबर नहीं मिलता है। पृथ्वी पर कुछ न कुछ जो है अलग अलग तरीके से तापमान प्राप्त होता है। तो अक्षांश रेखा और भूमध्य रेखा से दूरी, अक्षांश रेखाएं प्रभावित करती हैं, या फिर भूमध्य रेखा से दूरी कह सकते हो। यानी लैटिट्यूड भी जो है हमारे तापमान को प्रभावित करता है। लैटिट्यूड कैसे? हमने एक जो है अध्ययन किया था कि किस तरीके से हमारी पृथ्वी जो है उसकी बनावट है, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं कैसी। हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके से है जो है, हमने बताया था कि ये हमारी जो है भूमध्य रेखा है और उत्तर में कर्क, दक्षिण में मकर, और सूर्य इन्हीं के बीच रहता है। सूर्य हमेशा कर्क और मकर रेखाओं के बीच रहता है। तो इसके कारण ये जो है तिरछी हो जाती हैं, किरणें तिरछी हो जाती हैं। तो अक्षांश, उच्च अक्षांश पे जैसे जैसे ऊपर अक्षांश बढ़ते जाते हैं, नीचे अक्षांश बढ़ते जाते हैं, तापमान की प्राप्ति कम होती है। लेकिन एक चीज़ और है कि जो विषुवत रेखा, यहाँ पर हमने बताया था कि 12 घंटे दिन और 12 घंटे की रात होती है। लेकिन इस स्थान पर सबसे अधिक तापमान नहीं पाया जाता है। सबसे अधिक तापमान जो है वो 20 से 30 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में पाया जाता है। ऐसा कारण क्या है? कर्क और मकर रेखा के आसपास ही तापमान अधिक क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है अधिकतर मरुस्थल पाए जाते हैं। गर्म मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? कर्क और मकर रेखा के आसपास गर्म मरुस्थल दुनिया के यहीं पाए जाते हैं। और गर्म मरुस्थल में क्या है कि वहाँ पर जो रेत के कण है वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। तो इसके कारण सबसे अधिक तापमान पृथ्वी पर कहीं मिलता है तो वो मिलता है आपका 20 और 30 डिग्री अक्षांशों के बीच। 20 कहीं किताबों में केवल 20 ही डिग्री लिखा रहता है, लेकिन हम मोटा मोटी ये मान सकते हैं कि इन अक्षांशों के बीच कहीं मिलेगा। तो यही कारण है कि मरुस्थल में जो है सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। मरुस्थल में सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। और विषुवत रेखा पे समुद्र ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है विषुवत रेखा पे। तो पानी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर वाष्प बन जाती है, वर्षा डेली होती है विषुवत रेखा के आसपास। तो इसलिए वहाँ पर तापमान जो है मेंटेन होता रहता है, बराबर होता रहता है। और यही कारण है कि जो है यहाँ पर तापमान कर्क रेखा और मकर रेखा की अपेक्षा कम होता है। ये एक प्रमुख कारण है। तो ये जो है, और दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई, एल्टीट्यूड। ये हमारी जैसे ये हमारा ऊंचा भाग हो गया और ये हमारा समुद्र हो गया, ठीक, ये हमारा सागर हो गया और ये ऊंचा भाग हो गया। अब इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे, अब सागर क्या करता है? सागर का काम क्या है कि सूर्य की किरण से देर में गर्म होती है और देर में ये ठंडा होता है सागर। लेकिन पृथ्वी की चट्टानें जो है सूर्य के प्रकाश से जल्दी गर्म हो जाती हैं और जल्दी ठंडी होती है। लेकिन सागर के आसपास वाले क्षेत्र में वहाँ की जलवायु सम पाई जाती है। जैसे आप भारत में देख लो, मुंबई है, गोवा वगैरह है, वहाँ पर अभी आज के ठंड के मौसम में भी वहाँ पंखे चल रहे हैं। 12 महीने वहाँ पर जो है टी शर्ट डाल करके आप रह सकते हो, रजाई ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कारण क्या है? समुद्र के किनारे स्थित है।
हाँ समान मौसम रहता है। तो समुद्र से दूरी जो है तापमान को प्रभावित करता है। जैसे जैसे समुद्र से दूर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आंतरिक भाग में तापमान बढ़ता जाता है, या फिर उच्च अक्षांशों में ठंडी बढ़ती जाएगी। जैसे साइबेरिया है, साइबेरिया दुनिया का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है पृथ्वी पर। तो वहाँ पर कम तापमान किस लिए रिकॉर्ड किया जाता है? क्योंकि वो आंतरिक समुद्र से बहुत दूर स्थित है, समुद्र से बहुत दूर स्थित है और शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। बर्फोयांश एक ऐसा स्थान है साइबेरिया का जहाँ पर दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन आप कह सकते हो कि सबसे कम तापमान तो उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ऐसा नहीं है। जैसे जिस प्रकार से सबसे गर्म स्थान भूमध्य रेखा पर नहीं है, उसी प्रकार से सबसे ठंडा स्थान ध्रुवों पर भी नहीं है। सबसे ठंडा स्थान पृथ्वी पर बर्फोयांश को मापा गया है, जो कि साइबेरिया में है। साइबेरिया रूस का एक जो है प्रदेश है, एक क्या है, रीजन है, प्रदेश है। तो इस तरीके से समुद्र तल से ऊंचाई और समुद्र से दूरी हो गई। अब है प्रचलित पवन। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रचलित पवन, हवाएं। हवाएं किस प्रकार से प्रभावित करती हैं? तो जो जैसे अगर ठंडी हवा चल रही है तो वो जहाँ जाएगी उस क्षेत्र को ठंडा करेगी। गर्म हवा चल रही है तो जहाँ जाएगी उस क्षेत्र को गर्म करेगी। जैसे लू की हमने बात की, लू हमारे उत्तरी भारत में राजस्थान की तरफ से आती है मरुस्थल से, और आ करके हमारे उत्तरी भारत को गर्म करती है। तो यानी वो पवन के पुंज कैसे चल रहे हैं, गर्म चल रहे हैं या ठंडे चल रहे हैं, वो भी जो है हमारे पृथ्वी के सतह को प्रभावित करते हैं, तापमान को प्रभावित करते हैं। ऐसे दुनिया में तमाम विंड्स चलते हैं, लोकल विंड चलते हैं। वैसे पृथ्वी पर 3 प्रमुख पवन पेटियों को पृथ्वी पर बांटा गया है। एक सब जो है आपका जो है ट्रेड व्यापारिक पवने हैं जो हमारे उष्ण कटिबंध में चलते हैं, और पछुआ पवने हैं और ध्रुवीय पवने हैं। तो पृथ्वी पर 3 प्रमुख पवनों को बांटा गया है, लेकिन स्थानीय पवनें बहुत सारी चलती हैं जो हमारे तापमान को पृथ्वी पर प्रभावित करती हैं। जैसे उत्तर भारत में लू चलना, इसी प्रकार से आपका जो है अमेरिका में तमाम पवनें चलती हैं क्षेत्रीय। तो इसका सब अध्ययन पवन वाले उसमें करेंगे। तो इतना यहाँ पर जान लो कि जो वहाँ की बहने वाली हवाएँ हैं, प्रवाहित हवाएँ हैं, वो भी हमारे तापमान को प्रभावित करती हैं। अगला टॉपिक है हमारा महासागरीय धाराएँ। महासागरीय धाराएँ भी जो है, महासागरीय धाराएं पृथ्वी पर 2 प्रकार की बहती हैं, एक गर्म और एक ठंडी। जब गर्म महासागरीय धाराएं किसी स्थान पर पहुंचती हैं तो वहां उस स्थान को गर्म कर देती हैं, और ठंडी महासागरीय धाराएं पहुंचती हैं तो उस स्थान को ठंडा कर सकती हैं। यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से हम समझेंगे, समझ लो इसको, शांत रहो। ये है हमारा अमेरिका, ये क्या है, अमेरिका है। ये है जो है आपका ग्रीनलैंड। आप देखिए ये तो उत्तरी अमेरिका हो गया। पूरा मानचित्र हम बनाएंगे नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा बना लेते हैं। और यहाँ पर हमारा है ये यूरोप वाला भाग, ये है, ये अफ्रीका है, ठीक। ये है यूरोप और ये है उत्तरी अमेरिका। यहाँ से ये है विषुवत रेखा, यहाँ से एक हवा, एक जो है धारा चलती है, वो यहाँ टकरा करके इधर मुड़ जाती है। इसको यहाँ पर कहते हैं गल्फ स्ट्रीम की धारा। क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम की धारा। ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो गल्फ स्ट्रीम की धारा क्या है? गर्म है। विषुवत रेखा से जा रही है तो ये क्या है? गर्म है। और एक यहाँ से आती है लेब्राडोर की धारा। क्या आती है? लेब्राडोर की धारा। ये ठंडी है। ये धारा क्या है? ठंडी है। यहाँ पर कनाडा में एक पठार है, लेब्राडोर का पठार, और यहाँ पर इंग्लैंड है। यहाँ पर क्या है? इंग्लैंड है। और ये जब गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा आगे चली जाती है तो इसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। क्या बोलते हैं? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। और ये गर्म है। अब ये लेब्राडोर की ठंडी धारा जब यहाँ आती है तो लेब्राडोर पठार पर जो है बर्फ़ को पिघलने नहीं देती है। 9 महीने यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। दोनों एक ही अक्षांश पे स्थित हैं, दोनों एक ही अक्षांश पे स्थित हैं। लेकिन गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा जब इंग्लैंड पे जाती है, नॉर्वे पे जाती है, तो वहाँ पर जो बर्फ़ पड़नी चाहिए वो बर्फ़ नहीं पड़ती है। वहाँ पर जलवायु को सम रखती है। उधर ठंडी भी पड़ रही है लेकिन इधर से गर्म गल्फ स्ट्रीम की धारा गई, उत्तरी प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, और उसने क्या किया, जो वहाँ बर्फ़ जम रही थी उसको पिघला दिया। तो इस तरीके से जो यानी कि महासागरीय धाराएं हैं ये भी कहीं ना कहीं हमारे तापमान को प्रभावित करती हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये तो अध्ययन कर लिया हमने। अब तापमान का वितरण हम लोग देखेंगे। तापमान का वितरण
देखेंगे इसके लिए विश्व का मानचित्र बनाना पड़ेगा। तापमान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समताप रेखा। अब इस पृथ्वी पर समताप रेखाएं जो है कुछ अक्षांश के सहारे खींची जाती हैं। जो अक्षांश रेखाएं हैं उसके सहारे खींची जाती हैं। इमेजिनरी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। तो तापमान की रेखाएं भी काल्पनिक हैं, लेकिन चूँकि तापमान सभी स्टेशनों पर रिकॉर्ड करके फिर बताया जाता है कि फलानी जगह फलाना तापमान है, फलानी जगह फलाना तापमान है। तो इस तापमान की जो समान तापमान की रेखाओं को आपस में जब जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो एक रेखा हमको प्राप्त होती है जिसको क्या कहते हैं? समताप रेखा। अब ये समताप रेखा जो चूँकि हम जो है पूरे पृथ्वी पर जनवरी और जुलाई के महीनों का आकलन करते हैं। जनवरी न ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम नहीं होता है और जुलाई बहुत ज़्यादा गर्म का मौसम नहीं होता है। इसलिए जो है ठंड के मौसम में जनवरी की समताप रेखा देखते हैं और गर्म के मौसम में जुलाई का देखते हैं। तो जनवरी जो कि ठंड का मौसम है, यानी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य उस समय कहाँ होगा? अगर उत्तरी गोलार्ध का अध्ययन करेंगे तो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तभी हम उत्तर में ठंडी पड़ रही है। तो जनवरी के मौसम में जो समताप रेखाएं हैं वो ध्रुवों की तरफ मुड़ जाती हैं। ये देखा आपने, ये समताप रेखा ध्रुव की तरफ मुड़ गई और महाद्वीपों पर दक्षिण की तरफ आ जाती हैं, महाद्वीपों पर दक्षिण की तरफ झुक जाती हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखो दिमाग में कि जो है उत्तरी गोलार्ध में ठंडियों में जनवरी के मौसम में समताप रेखा हमारी ध्रुवों की तरफ मुड़ जाती हैं और महाद्वीपों पर विषुवत रेखा की तरफ मुड़ जाती हैं। उसका कारण क्या है कि जो है समुद्र में जल है और जल का तापमान लगभग क्या होता है? समान होता है। और पृथ्वी पर धरातल पर महाद्वीपों पर चट्टानें पाई जाती हैं, तो चट्टानों पर शीघ्र गर्मी हो जाती है, शीघ्र ठंडी हो जाती है। तो इसलिए दक्षिण की तरफ, यानी कि मान लेते हैं 30 डिग्री तापमान की रेखा है, तो 30 डिग्री समुद्र में ध्रुवों की तरफ भी पाई जाएगी ऊंचे, लेकिन पृथ्वी पर धरातल पे वो विषुवत रेखा की तरफ आएंगे, इस पर ठंडी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए धरातल की तरफ ये मुड़ जाती है और समुद्र में उत्तर की तरफ ध्रुव की तरफ चली जाती है, धरातल पे जो है विषुवत रेखा की तरफ मुड़ जाती है। और जुलाई की बात करें तो जुलाई में जो है उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा मोड़ामाड़ी नहीं आती, क्योंकि सूर्य यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में चमकता है, तो हमारा सागर भी गर्म होने में टाइम लगता है और पृथ्वी की सतह गर्म हो रही, ठंडी हो रही है, तो ज़्यादा मुड़ाव नहीं दिखाई देता। अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में चाहे जुलाई हो चाहे जनवरी हो, किसी भी मौसम में किसी भी महीने में समताप रेखाओं में मोड़ नहीं पाया जाता है। कारण क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र ज़्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र यानी महासागर का जल ज़्यादा है। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप ज़्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में महासागर जल ज़्यादा है, जलीय भाग ज़्यादा है और उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग ज़्यादा है। तो जलीय भाग पर हमने बताया कि एक बार पूरा महासागर गर्म हो जाएगा तो उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो इसी कारण जो है यहाँ पर जो समताप रेखाएं हैं वो मुड़ती नहीं है, लगभग पैरेलल पाई जाती हैं, अक्षांश रेखाओं के समानांतर चलती हैं, समानांतर पाई जाती हैं। अगला टॉपिक है हमारा तापमान का व्युत्क्रमण, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। वैसे साधारण तौर पर क्या है कि जब हम धरातल से वायुमंडल की तरफ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो तापमान घटता जाता है। मैंने पहले बताया कि तापमान ऊंचाई पर जाएंगे तो घटता जाता है, और ये घटने की दर जो है 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है, अथवा 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान कितना कम हो जाता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। अथवा मीटर में बात करें तो 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारा कम हो जाता है। और इसी को क्या कहते हैं? सामान्य ताप ह्रास दर। इसको क्या कहते हैं? सामान्य ताप ह्रास दर। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमारी पृथ्वी पर तापमान ऊपर बढ़ने के साथ घटने की जगह बढ़ जाता है। तापमान ऊपर बढ़ेंगे, जब घट जाता है, ऊपर बढ़ने के साथ साथ में घटने लगता है, वो बढ़ने लगता है घटने की जगह, तो उसको कहते हैं तापमान का व्युत्क्रमण, यानी उल्टा, इन्वर्जन। अब उल्टी परिस्थिति हो गई। उल्टी परिस्थिति कैसे हो गई कि सामान्य तौर पर सामान्य नियम तो ये है कि ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान हमारा कम होगा, क्योंकि हमने बताया, पीछे अध्ययन किया कि हमारा वायुमंडल पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। हमारा वायुमंडल ज़्यादातर पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। ये वो 51% वाला याद करो, हमने जो ऊष्मा बजट में पढ़ा था। 14% से ही तो सौर विकिरण से वायुमंडल गर्म होता है, बाकी का 51% से पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। तो पार्थिव विकिरण से जब गर्म होता है हमारा वायुमंडल, तो हम ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होता जाएगा। लेकिन जब इसका उल्टा काम होने लगता है, यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ने लगे, तो उसको क्या कहते हैं? तापमान का व्युत्क्रमण। प्रश्न यहाँ पर अक्सर आता है, तापमान व्युत्क्रमण से क्या आप समझते हो? तो यही लिखना है वहाँ पर। क्या लिखना है कि जब ऊंचाई बढ़ने के साथ में तापमान भी बढ़ने लगे, यानी सामान्य नियम के विपरीत कार्य होने लगे। सामान्य नियम क्या है? ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटना।
घटना 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। लेकिन जब तापमान बढ़ने लगे तो उसको कहते हैं तापमान का व्युत्क्रमण। अभी तापमान बढ़ता क्या है, कौन से कारक हैं जो तापमान को बढ़ने में जिम्मेदार हैं? तो इसके लिए रात लंबी होनी चाहिए, लंबी रातें क्या होनी चाहिए, लंबी रातें होनी चाहिए। लंबी रात में क्या होता है इसको समझ लो। जब लंबी रातें कब होती, ठंडियों में होती हैं, लंबी रातें ठंडियों में होंगी। अब लंबी रातें जब हो जाती है तो पृथ्वी को ठंडा होने में काफ़ी समय मिल जाता है, तो पृथ्वी हमारी पूरी ऊर्जा को निकाल देती है, तो सतह के पास का स्थान जो है वो ठंडा हो जाता है। जब सारी ऊर्जा पृथ्वी से निकल जाएगी तो सतह के पास का स्थान क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और ऊपर का स्थान अपेक्षाकृत गर्म रहता है। तो लंबी रात बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा स्वच्छ आकाश, दूसरा है साफ आकाश, साफ आकाश। अब आकाश जब साफ होगा, आकाश जब साफ होगा तो क्या होगा, बादल नहीं होगा, तो जो पार्थिव विकिरण है उसको रोकने का काम बादल नहीं करेगा, तो शीघ्र ही हमारा धरातल क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इस तरीके से आकाश भी साफ होना चाहिए तापमान व्युत्क्रमण के लिए। और शांत वायु, और शांत वायु यानी पवन का प्रवाह नहीं होना चाहिए, हवा ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए, बहुत हल्की फुल्की चलनी चाहिए। अगर हवा बहेगी तो तापमान को मिक्स कर देगी, तापमान को ठंडा गर्म को मिक्स कर देगी, तो वहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं बनेगा। अगर वायु शांत है, हवा नहीं चल रही है, तो जो है आकाश भी स्वच्छ है, वायु भी नहीं चल रही है, तो भौमिक विकिरण ज़्यादा होगा और धरातल हमारा ठंडा हो जाएगा। तो ऊपर की सतह गर्म रहेगी, नीचे की सतह ठंडी रहेगी, तो तापमान व्युत्क्रमण पाया जाएगा। तो शांत वायु भी एक कारण है। और एक कारण है हिमाच्छादित सतह, हिमाच्छादित सतह। हिमाच्छादित का मतलब होता है बर्फ़ से ढकी हुई। अब बर्फ़ से ढकी हुई सतह पे क्या होता है, हमने बताया था कि 2% एल्बिडो होता है बर्फ़ की सतह का। जब बर्फ़ की सतह पे क्या होता है, जैसे ही सूर्य की किरण सूर्य तक प्राप्त हुआ वैसे ही वापस लौट जाती है, तो इसको एल्बिडो कहते हैं। तो हिमाच्छादित सतह पर मूलतः जो है हमेशा तापमान का व्युत्क्रमण पाया जाता है। एक प्रश्न आएगा, निम्न में से कहाँ पर तापमान का व्युत्क्रमण 12 महीने पाए जाने की संभावना है? तो हिमाच्छादित सतह पर, ध्रुवों पर, या फिर हिमाच्छादित सतह जो है आपका जो है हिमालय पर्वत भी हो सकता है जहाँ पर बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हों, तो हिमाच्छादित सतह भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो इस तरीके से ये सब कारक क्या मिलकर क्या कहलाते हैं, तापमान का व्युत्क्रमण में जो है सहभागी होते हैं। और तापमान का व्युत्क्रमण जब होता है तभी कोहरा बनता है, तभी क्या बनता है, कोहरा बनता है। कोहरा हमारे बनने के कारण, पीछे कारण यही है कि तापमान का व्युत्क्रमण। हम लोग इस पर डिटेल से अध्ययन करेंगे अगले चैप्टर में, किस तरीके से कोहरा बनता है, वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ पर आप मोटा मोटी ये समझ लो कि तापमान का व्युत्क्रमण इन कारणों से होता है। लंबी रात होनी चाहिए, स्वच्छ आकाश होना चाहिए, शांत हवा होनी चाहिए, और सतह जो है हिमाच्छादित होनी चाहिए, बर्फ़ से ढकी होनी चाहिए। तो ये सब कारण हैं, इन सब कारणों को मिला करके क्या होता है, तापमान का व्युत्क्रमण बनता है। यहाँ पर टिक वाले कुछ प्रश्न हैं, उनको आप देख लीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? तो इसमें खा वाला होगा 23.5 डिग्री सेल्सियस, टिक लगा लो। और दूसरा प्रश्न, निम्न में से किन शहरों में दिन ज़्यादा लंबा होता है? तो यहाँ पर दिन ज़्यादा लंबा होगा चंडीगढ़ में। इसमें पहला दिया तिरुवनंतपुरम, दूसरा हैदराबाद, तीसरा नागपुर। अब देखो यहाँ पर एक ये समझ लो, ये हमारा भारत है, ये हमारा क्या है, भारत है। इसमें कह रहा है कि तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरल में है, यहाँ पर है तिरुवनंतपुरम। और दूसरा ऑप्शन क्या है, हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी यहाँ पर है। और तीसरा है चंडीगढ़, जो कि यहाँ पर है। चंडीगढ़ किसकी राजधानी बताओ? और यहाँ पर नागपुर है। ये 4 पॉइंट दिए हैं। और यहीं पर एक जो है कर्क रेखा गुजरती है, शांत हो जाओ, कर्क रेखा गुजरती है, और सूर्य हमारा कर्क रेखा के आसपास और इसके नीचे रहता है। तो ये कह रहा है, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किन शहर में दिन ज़्यादा लंबा होगा? दिन ज़्यादा लंबा अब कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, किस पॉइंट पे होगा बताओ? इस वाले पॉइंट पे होगा, क्योंकि हमने बताया था कि सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी आएंगी, तो ज़्यादा लंबे समय तक सूर्य की किरणें यहाँ पड़ेंगी। तो ये जो है आपका चंडीगढ़ में लंबा दिन होगा, कब? गर्मी के मौसम में, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा इसका। और तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो वायुमंडल लंबी तरंग दैर्ध्य वाले स्थलीय विकिरण द्वारा होता है। ये समझ गए ना, हमारा वायुमंडल भौमिक विकिरण द्वारा गर्म होता है, चाहे उसको पार्थिव कहो या भौमिक कहो। चौथा मिलाने का है,
तो सूर्यातप जो है इसको मिलाएंगे, 7 से आने वाला विकिरण है सूर्यातप। और अल्बेडो क्या है, किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत, ये अल्बेडो मैंने बताया था परावर्तन होता है तो उसको अल्बेडो कहते हैं। और समताप रेखा क्या है, समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा, ये भी बता दिया है मैंने। और वार्षिक तापांतर मतलब सबसे कोष्ण और सबसे शीत महीनों के मध्य तापमान का अंतर। वार्षिक तापांतर का मतलब होता है सबसे ठंडा महीने का तापमान और सबसे गर्म महीने का तापमान, और उसमें से अंतर निकाल लेते हैं तो उसको वार्षिक तापांतर कहते हैं। तो इस तरीके से ये टिक वाले प्रश्न थे। और लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ये सब प्रश्न आप लोग लिखिए, अगर समझ में नहीं आए तो हमें बताइए। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा, नवा चैप्टर पूरा हमारा यहाँ पर खत्म होता है। 10वें चैप्टर के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।